गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास, चैप्टर नेम इज़ कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग में जो आपका टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कि हमारे प्रोसेस क्या होते हैं कंट्रोलिंग के, कौन कौन से प्रोसेस हैं। और ये आपको टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 357 से 360 पेज पर। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस है सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट, कि इसमें हम क्या करते हैं, टारगेट सेट करना। टारगेट किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने लिया यहां पे कि स्टैंडर्ड सेल 25 लाख होगा। एक साल का जो टारगेट है वो 25 लाख सेल का है। और प्रॉफिट कितना होगा? एक साल में हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे? जब हमारी सेल 25 लाख है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 5 लाख। ऐसा एज्यूम किया हुआ है, एस्टिमेट लगाया हुआ है। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट में कितनी कमी होगी? 5%। कॉस्ट किसे कहते हैं? लागत की किसी प्रोडक्ट में हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ी, कितनी लागत उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी आई, तो उसमें कितने का रिडक्शन होगा, कितने की कमी होगी? 5% की उसमें कमी होगी। इसके बाद स्टैंडर्ड जो हम बनाते हैं, जो भी हम टारगेट सेट करते हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल मीन्स जिन्हें हम प्राप्त कर सके, ऐसे टारगेट हमें सेट करने चाहिए, ऐसे टारगेट हमें बनाने चाहिए। हमें ऐसा टारगेट सेट नहीं करना चाहिए जो कि नॉट अचीवेबल हो, जो बहुत हाई है या वेरी हाई है। उस तरह का हमें टारगेट सेट नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं को माइंड में रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें टारगेट बनाने चाहिए। क्योंकि टारगेट क्या, एक तरीके से बेस है। टारगेट एक आधार है जिसके बेस पर हम आगे की प्लानिंग करते हैं। टाइम लिमिट, जब भी हम टारगेट बनाते हैं तो उसमें एक टाइम लिमिट होना चाहिए। टाइम लिमिट में एक तो होता है शॉर्ट टर्म टारगेट, दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट। तो हमें शॉर्ट टर्म टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म टारगेट है तो उसमें यदि कोई कमी आती है, कोई डेविएशन आता है, कोई फ्लक्चुएशन आता है या कोई कमी आती है तो उसे तुरंत हम दूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक साल का टारगेट हमारा 12 लाख यूनिट का है, कि 12 लाख यूनिट हमारा एक साल का टारगेट है, 1 ईयर का टारगेट। तो उसे आपको डिवाइड करना है मंथ में, यानी एक मंथ में आपको कितना यूनिट बनानी होंगी? 1 लाख, क्योंकि 12 लाख कंप्लीट ईयर का है। अगर इसे आप 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 से डिवाइड क्यों हुआ? 12 मंथ होते हैं, तो 1 लाख यूनिट हो गई। यानी हमें कितनी यूनिट बनानी है हर साल? एवरी मंथ कितनी यूनिट बनानी है? 1 लाख यूनिट बनानी है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड मस्ट बी रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाने चाहिए जिन्हें हम रिवाइज कर सकें, जिन्हें हम चेंज कर सकें। क्योंकि अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बना दिया और उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड को चेंज भी करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम, बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हुए, कस्टमर की डिमांड को देखते हुए हमें अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज भी करना पड़ेगा। तो ये था आपका यहां पर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर करना। परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर की जाएगी? कि एम्प्लॉइज जो वर्क कर रहे हैं वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं, जो उन्हें वर्क दिया गया था उसे वो टाइम पर पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस किस में मेजर की जाती है? परफॉर्मेंस 2 चीज में मेजर की जाती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। अगर हम क्वांटिटी में करते हैं, फिगर में करते हैं, तो वो बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत सुविधाजनक रहता है। कि पहले मान लीजिए हमारी सेल 1 लाख यूनिट की थी, अब हमारी सेल इंक्रीज हो गई 1,20,000। तो ये किस में है? फिगर में है, क्वांटिटी में है। क्वालिटेटिव क्या होता है? कि हम कितनी क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हमारा सेल्स रिटर्न ज़्यादा है या नंबर ऑफ रिजेक्शंस ज़्यादा हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं लो क्वालिटी को, लो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं।
तो यहाँ पे आपको आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेट करने के बाद परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज मेजर, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। इवेल्युएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज के द्वारा वर्क किया गया। तो ये था आपका यहाँ पे मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका कंपैरिजन करना, एक्चुअल को प्लांट के साथ कंपेयर करना। आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लांट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस के साथ मैच करना। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मैच हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उनमें कुछ भी डेविएशन है, अगर कुछ कमी है एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे दूर करना पड़ता है। अब कमी किस रीज़न से आ सकती है? हो सकता है मशीनरी में डिफॉल्ट हो, तो मशीनरी को आपको ठीक कराना पड़ेगा। एम्प्लॉइज अगर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इनएफिशिएंट हैं, लेजीनेस है, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि उनके वर्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो। माइनर डेविएशन को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अगर छोटी मोटी डेविएशन है, कुछ कमी है, थोड़ी है, तो उसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर मेजर डेविएशन है, बड़ा डेविएशन है, ज़्यादा कमी है, तो उसे फिर हमें उसके अगेंस्ट फिर एक्शन लेना होगा और उसको फिर यहाँ। फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन में एनालाइज करना, विश्लेषण करना कि जो कमी आई थी उसका रीज़न क्या था, उसके क्या कारण थे। तो जितने भी डेविएशन आते हैं उन सभी डेविएशन को, सभी कमियों को टॉप लेवल के नोटिस में आना ज़रूरी नहीं है। जो माइनर डेविएशन हैं उन्हें मैनेजर अपने लेवल पर भी दूर कर सकता है। लेकिन अगर मेजर डेविएशन हुआ है, मेजर कमी हुई है, मेजर मिस्टेक हुई है, तो वो टॉप मैनेजमेंट की नज़रों में आना चाहिए। ऑल डेविएशन नीड नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मेजर डेविएशन टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में आने चाहिए। माइनर डेविएशन मैनेजर सेल्फ से रिमूव कर सकता है, छोटी मोटी चीज़ों को अपने आप से वो दूर कर सकता है। इसमें दो पॉइंट आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आता है और एक आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है कि अगर इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, मान लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है, और वो जितनी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन पर, होल ऑर्गेनाइजेशन पर फर्क पड़ता है। तो इन्हें अटेंड करना बहुत ज़रूरी है और ये टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में आने चाहिए। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स ए मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर कोई मैनेजर ये समझता है कि हर तरह की प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकता हूँ, तो वो कंट्रोलिंग नहीं है। अगर यहाँ पर कोई चेंज आता है, अगर मान लीजिए 1 रुपीज़ का चेंज आता है कॉस्ट में, तो इग्नोर किया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर हमारे 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं और वहाँ पर अगर आपके 2010 रुपये खर्च हो जाएं तो उस 10 रुपये को इग्नोर किया जा सकता है। या मान लीजिए 2000 रुपये खर्च हो रहे हैं आपके, लेकिन वहाँ पे खर्च होते हैं 1990 रुपये, तो उस 10 रुपये को इग्नोर किया जा सकता है, उस 10 रुपये को छोड़ा जा सकता है। तो यह आता है आपके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में। नेक्स्ट आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर। ये चारों प्रोसेस करने के बाद हमें उसमें कुछ सॉल्यूशन करना होता है कि जो कमियां रह गई थी प्लांट परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उनको दूर करना, उन कमियों को दूर करना। अगर मान लीजिए माइनर प्रॉब्लम है, माइनर चेंजेस है, तो हमें अपनी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज़ रहने देनी है। और अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है, मेजर डेविएशन हुए हैं, ज़्यादा कमी हुई है, ज़्यादा एरर आए हैं, ज़्यादा मिस्टेक हुई हैं, तो वो दोबारा से रीडिज़ाइन करना या रीफ्रेम करना, मतलब दोबारा से पॉलिसी बनाना, दोबारा से प्लानिंग करना। अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज़ वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी है उनमें,
वर्क वो सही से नहीं कर पा रहे, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उन्हें ट्रेन कराना, जिससे वो ट्रेन हो जाएं और फिर अच्छे से वर्क करें। और अगर मशीनरी में प्रॉब्लम है, मशीनरी में कोई फॉल्ट है, तो उसे फैक्ट्री में ले जाना जहाँ पर वो सही हो सके। नेक्स्ट आता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। लास्ट प्रोसेस आती है आपकी फीडबैक ऑफ कंट्रोलिंग। फीडबैक देना, ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही आपकी कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो लास्ट में फीडबैक तैयार करना कि किस एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया था या कितना वर्क नहीं किया था, वो एक रिपोर्ट कार्ड बनाना, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बनाना। दो तरह के डेविएशन होते हैं, होता है पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमने प्लान किया था भाई 100 यूनिट हम बनाएंगे, लेकिन हमने एक्चुअल आउटपुट किया 120 यूनिट, तो ये जो 20 यूनिट इंक्रीज हुई है ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है। और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, प्लान किया था 100 यूनिट का और एक्चुअल में होता है 90 यूनिट, तो ये 10 यूनिट आपके माइनस में है, इसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपका कंट्रोलिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है।